हेलो दोस्तों, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है कोलॉइड से संबंधित, जिसमें अपन क्या कहते हैं कोलॉइड का वर्गीकरण। कोलॉइड को कैसे अपन क्लासिफाई करते हैं, कैसे विभिन्न भागों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर अपन कहते हैं कोलॉइड का वर्गीकरण कैसे होता है। यहाँ पर अपन मुख्य रूप से दो प्रकार के कोलॉइडों के बारे में स्थिति देखेंगे। पहला आता है, क्योंकि हमें ये पता है कोलॉइड में दो भाग होते हैं, एक तो होता है परिक्षिप्त प्रावस्था और एक होता है परिक्षेपण माध्यम। कौन कौन से भाग होते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था और एक क्या होता है परिक्षेपण माध्यम। अब यहां से अपन देखेंगे पहला जो आधार है जिसके आधार पर बांटते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के आधार पर। क्या कह रहे हैं हम? पहला आधार किसके आधार पर बांट रहे हैं कोलॉइड को? परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के आधार पर, या परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंधुता के आधार पर, बनने वाले बंध के आधार पर जो कोलॉइड हैं वो किस प्रकार से बांटे जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। देखें, इस आधार पर कोलॉइड होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ठीक है, दो प्रकार में क्या होता है इसमें? एक तो होता है क्या, द्रव स्नेही। कौन से होते हैं? द्रव स्नेही या जल स्नेही या द्रव रागी। पहले कौन से कोलॉइड हैं? द्रव स्नेही, द्रव रागी या जल स्नेही कोलॉइड। ठीक है, अब यहां से अपन क्या करें कि ऐसे कोलॉइड जिन्हें आसानी से बनाया जा सकता है या ऐसे कोलॉइड जो आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य परस्पर आकर्षण बल कार्य करता है। परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य परस्पर कैसा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। जो परस्पर आकर्षित होते हैं और आकर्षित होने के बाद कोलॉइड का निर्माण होता है, तो वह स्थिति किसके अंदर आएगी? द्रव स्नेही, जल स्नेही या द्रव रागी। तो अपन कह सकते हैं जब ऐसे कोलॉइड जिनमें, या वह कोलॉइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण द्रव द्वारा आसानी से आकर्षित होते हैं तथा कोलॉइडी कणों की सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही, द्रव रागी या जल स्नेही कोलॉइड। तो सीधा सा है कि जब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है तो कोलॉइडी कणों का निर्माण होता है, कोलॉइडी विलयन का निर्माण होता है। उससे हम क्या कहते हैं? द्रव स्नेही या द्रव रागी या जल स्नेही कोलॉइड। ठीक है, यह जो कोलॉइड है आसानी से बनाए जा सकते हैं, आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं ये जो कोलॉइड है कैसे होते हैं? स्थायी। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। इनमें जो होने वाली क्रिया है कैसी होती है? उत्क्रमणीय। कैसी क्रिया होती है? उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है ऐसी कोई क्रिया है जो दोनों ओर चलती है, या अपन कह सकते हैं अभिकारक से उत्पाद की ओर, उत्पाद से वापस अभिकारक की ओर। यहां अपन क्या कर रहे हैं, यदि इस कोलॉइड में क्या मिलाएं? विद्युत अपघट्ट। क्या मिलाते हैं? विद्युत अपघट्ट पदार्थ। तो पहले ये सुन ले विद्युत अपघट्ट क्या होता है? वे पदार्थ जिन्हें जल में घोला जाए तो आसानी से आयनों में विभक्त हो जाते हैं। कैसे? आयनों में आसानी से विभक्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट। तो इस प्रकार के कोलॉइड में यदि विद्युत अपघट्ट मिलाया जाता है तो इनका आसानी से स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होता। क्या नहीं होता? स्कंदन या अवक्षेपण। क्या कह रहा हूं मैं?
यहाँ पर इनका स्कंदन या अवक्षेपण नहीं होता। स्कंदन और अवक्षेपण क्या होता है, इसको हम कहते हैं जवाब। जवाब कहते हैं, जैसे अपन कहते हैं अंडा। अंडा जो होता है कच्चा, वो एक कोलाइड होता है। यदि उस अंडे को हम गर्म कर दें, उसका जो अंदर वाला पार्ट है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, जम जाता है। उसका मतलब है वह जो अंडा है वो कैसा हो गया, स्कंदित हो गया। उसी प्रकार जो कोलाइडी विलयन है वो भी विद्युत अपघट्य मिलाने पर स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं, लेकिन यहाँ इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता। इनका स्कंदन करने के लिए अधिक मात्रा में विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर कह सकते हैं ये आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, स्थायी होते हैं, इनका स्कंदन आसानी से नहीं होता, अतः इनका स्कंदन करने के लिए अधिक विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त अपन कहते हैं इनमें जो होने वाली प्रक्रिया है वो कैसी होती है, उत्क्रमणीय। मतलब जब विद्युत अपघट्य मिलाएंगे तो इसका स्कंदन हो जाएगा, वापस इसको स्कंदित होने के बाद दोबारा से कोलाडी अवस्था में लाया जा सकता है। तो यहाँ जो होने वाली क्रिया है वो उत्क्रमणीय रूप से संपन्न होती है। ठीक है भाई, एक तो हो जाता है कौन सा, द्रव स्नेही, जल स्नेही या द्रवरागी कोलाइड। अब दूसरी बात अपन करेंगे, कौन सा होता है दूसरा, कौन सा होता है, बी। कौन सा है, दूसरा कौन सा है, द्रव विरागी जल विरागी, द्रव विरागी जल विरागी कोलाइड या द्रव विरोधी भी कह देते हैं इसको, द्रव विरोधी। क्या होता है, डिफाइन अपन क्या करें, ऐसे कोलाइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जल द्वारा प्रतिकर्षित होते हैं। तो यहां आसानी से इस प्रकार के कोलाइडों का निर्माण नहीं होता। मतलब यहां इस प्रकार के विलयन में या इस प्रकार के कोलाइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता, इसलिए इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। इनको बनाने के लिए कुछ विशिष्ट रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। क्या कह रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर होता है दो पार्ट होते हैं, परिक्षिप्त प्रावस्था और एक क्या होता है, परिक्षेपण माध्यम। इन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है यहाँ पे क्या होता है, दुर्बल होता है, या ये परस्पर आकर्षित नहीं होता। या अपन कह सकते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था के जो कण हैं वो द्रव द्वारा आसानी से आकर्षित नहीं होते, तो इन्हें आसानी से प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए द्रव विरागी कोलाइड को बनाने के लिए कुछ विशिष्ट विधियों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कुछ विशिष्ट विधियों की या विशिष्ट रासायनिक विधियों के माध्यम से ये बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करेंगे इसके लिए विधियां कैसी होती है, रासायनिक विधियों से बनाते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थायी। कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। इसके अंतर्गत विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दें, इनमें विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा मिला दें तो ये कैसे हो जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, स्कंदित या अवक्षेपित हो जाते हैं। और पुनः इन्हें स्कंदित होने के बाद दोबारा से कोलाडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। अतः इनमें जो होने वाली प्रोसेस है वो कैसी होती है, अनुत्क्रमणीय। कैसी प्रक्रिया होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। तो ये कैसे होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनमें जो होने वाला प्रक्रम है वो केवल एक ही दिशा में होता है। यदि विद्युत अपघट्य मिलाया जाए तो इनका स्कंदन हो जाता है और पुनः इन्हें कोलाडी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। इसलिए इनका जो प्रक्रम है वो कैसा होता है, अनुत्क्रमणीय होता है। तो ये कैसे कहलाते हैं, द्रव विरोधी द्रव विरागी कोलाइड। एग्जाम्पल होता है धातु है, धातु सॉल्ट, सल्फर सॉल्ट है, वो सब एग्जाम्पल किसके होते हैं, द्रव विरागी के। द्रव स्नेह के एग्जाम्पल क्या होते हैं, स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, ये सब कैसे होते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड के अंतर्गत लिए जाते हैं। इस प्रकार हम द्रव विरोधी और द्रव स्नेही कोलाइड के मध्य अंतर भी स्पष्ट कर सकते हैं। तो जो भी पॉइंट हमने इसमें पढ़े हैं वो सब इसके अंतर्गत, इसके अंतरों में आ सकते हैं।
ठीक है, एक तो पहला पॉइंट हो गया, किसके आधार पर हमने देखा था, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षण माध्यम के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया के आधार पर या पारस्परिक क्रिया के आधार पर कोलॉइड के प्रकार। ठीक है, कोलॉइड के वर्गीकरण कौन कौन से, द्रव स्नेही और द्रव ग्राही। उसके बाद हम देखेंगे क्या, दूसरा पॉइंट कौन सा आधार है जिसके आधार पर बांट रहे हैं इनको, दूसरा आता है कौन सा, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर। ठीक है, यहां जो कोलॉइड है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 3। ध्यान से पढ़ना है इसको, कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर इसका डिवाइडेशन होता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, एक पहला आता है बहुआण्विक कोलॉइड। क्या होते हैं, पहले बहुआण्विक कोलॉइड देख ले इसमें। इसके अलावा दूसरा होता है बृहदाण्विक कोलॉइड और तीसरा होता है सहचारी या संगुणित या मिश्र कोलॉइड के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, बहुआण्विक कोलॉइड के बारे में। सुन लें, इस प्रकार के कोलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण संगुणित होकर के, जुड़ करके एक पुंज या गुच्छेनुमा संरचना का निर्माण करते हैं। इस प्रकार के कोलॉइड में या ऐसे पदार्थ या इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के कण पुंज के रूप में या गुच्छे के रूप में उपस्थित होते हैं, जिनका आकार कोलॉइडीय सीमा के अंतर्गत उपस्थित होता है या कोलॉइडीय सीमा के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार के जो कोलॉइड हैं वो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों की संख्या के आधार पर होते हैं या प्राप्त होते हैं। तो इनको हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलॉइड। मतलब इसमें परिक्षिप्त प्रावस्था के अनेक अणु जुड़ करके पुंज या गुच्छा बना लेते हैं, जिसका आकार किसके अंतर्गत होता है, कोलॉइडीय सीमा के अंतर्गत होता है। किसके अंतर्गत होता है, कोलॉइडीय सीमा। और कोलॉइडीय सीमा हमने पढ़ी थी कहां से कहां तक होती है, 10 से 1000 एंगस्ट्रॉम के मध्य। अब इसके अंतर्गत अगर इसका गुच्छे की साइज आ रही है तो उसका मतलब है वो कोलॉइडीय बिलियन है। अगर इसके साइज इससे कम या ज्यादा होता है, इसका मतलब क्या कहेंगे, वो है कोलॉइड नहीं, या तो वास्तविक बिलियन है या कैसा है, निलंबन है। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के कोलॉइडों में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण परस्पर जुड़ करके एक पुंज या गुच्छे का निर्माण करते हैं, जिसका आकार कोलॉइडीय सीमा के अंतर्गत होता है। तो इस प्रकार निर्मित कोलॉइड बहुआण्विक कोलॉइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बहुआण्विक कोलॉइड कहलाते हैं। जैसे सल्फर सोल, जैसे क्या होता है, सल्फर सोल। सल्फर के सोल में अगर अकेला एक सल्फर परमाणु होता है वह बहुआण्विक कोलॉइड नहीं होता। इसमें सल्फर के 8 परमाणु परस्पर मिलकर के कोलॉइड का या कोलॉइडीय सीमा के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, बहुआण्विक कोलॉइड। उसी प्रकार क्या होता है, स्वर्ण सोल होता है। तो स्वर्ण के अंतर्गत भी अनेक स्वर्ण परमाणु परस्पर गुच्छेनुमा संरचना बनाते हैं और बहुआण्विक कोलॉइड का निर्माण होता है। ठीक है, एक तो पहला कौन सा हो गया, कणों के आधार पर में बहुआण्विक कोलॉइड। दूसरा अपन बात करेंगे कौन सा होता है, बृहद आणविक कोलॉइड। दूसरा कौन सा है, बृहद आणविक कोलॉइड। सुने होता क्या है, ऐसे पदार्थ या परिक्षिप्त प्रावस्था के कण यदि बड़े आकार के होते हैं, बृहद आकार के होते हैं, तो ये आणविक अवस्था में उपस्थित होते हैं, जो कैसे होते हैं, स्थायी। मतलब ऐसे पदार्थ जो बड़े आणविक कणों के रूप में उपस्थित होते हैं
और कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं, और इनका आकार पहले से ही कोलाइडी कणों की सीमा के अंतर्गत होता है। इनका आकार कोलाइडी सीमा के अंतर्गत आता है। तो ऐसे जो कोलाइड हैं वो क्या कहलाते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो भी कण हैं, अणु हैं, वो कैसे होते हैं, बड़े आकार के होते हैं। तो ये क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो सीधा सा पॉइंट है, माना कि एक बड़ा अणु अपन को मिल रहा है किसी पदार्थ का, और बड़ा जो अणु है तो उसको हम क्या कह सकते हैं, आणविक कह सकते हैं। इसका जो आकार है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, कोलाइडी सीमा में। किसके अंतर्गत है, कोलाइडी सीमा के अंतर्गत होता है। जब कोलाइडी सीमा के अंतर्गत है तो ये कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। और ये जो कोलाइड है वो क्या कहलाते हैं, बृहद आणविक कोलाइड। मतलब जब बड़े अणु कोलाइडी सीमा के अंतर्गत उपस्थित होते हैं तो ऐसे जो प्राप्त होने वाले कोलाइड हैं बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल क्या होता है, दोनों होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक भी होते हैं और एक कैसे होते हैं, संश्लेषित। एक कैसे होते हैं, प्राकृतिक, और एक कैसे होते हैं, संश्लेषित। प्राकृतिक में कौन सा आता है, जैसे स्टार्च है, स्टार्च कहां से प्राप्त होता है, प्रकृति से। सेलुलोज है, ये भी कहां से प्राप्त होता है, प्रकृति से, क्योंकि स्टार्च किसमें होता है, आलू में। सेलुलोज किसमें होता है, मुख्य रूप से घास में। अच्छा सोर्स है इसका। इसके अलावा कॉटन भी होता है इसका सोर्स। संश्लेषित में क्या होता है, पॉलीथीन है। मतलब बहुलक जो भी अणु होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, संश्लेषित। तो यहाँ पे ये जो अणु हैं वो बड़े आकार के हैं, जिनका आकार कोलाइडी सीमा के अंतर्गत होता है, तो वे क्या कहलाते हैं, बृहद आणविक कोलाइड कहलाते हैं। अगर ऐसे पदार्थ प्रकृति से प्राप्त हैं तो उनको प्राकृतिक कोलाइड कहते हैं, और अगर मानव द्वारा निर्मित होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संश्लेषित कोलाइड। ठीक है, ये तो दूसरा पॉइंट हो गया, कौन सा, बृहद आणविक कोलाइड। ठीक है, एक पॉइंट और अपन सुन लें, कौन सा होता है ये, कौन सा होता है, तीसरा, कौन सा है, देखें, संगुणित सहचारी या मिसेल। क्या होता है ये, संगुणित सहचारी या मिसेल। सुन ले, होता क्या है, विद्युत अपघट्ट का, किसी विद्युत अपघट्ट का कम सांद्रता युक्त विलयन, या किसी पदार्थ का कम सांद्रता युक्त जो विलयन है वो किसकी तरह कार्य करता है, विद्युत अपघट्ट की तरह। यदि उस विलयन में सांद्रता बढ़ा दी जाए तो विभिन्न कण परस्पर जुड़ करके एक बड़े अणु का निर्माण कर लेते हैं, और जो बड़ा अणु बनता है उसे क्या कहा जाता है, संगुणित या मिसेल कहा जाता है। क्या कह रहे हैं हम, किसी पदार्थ का कम सांद्रता युक्त जो विलयन है वह विद्युत अपघट्ट की तरह कार्य करता है। यदि उस विलयन में सांद्रता बढ़ाई जाए तो विभिन्न कण परस्पर जुड़ करके एक बड़े अणु का एक पुंज का निर्माण करते हैं, जिसका आकार कोलाइडी कणों की सीमा के अंतर्गत होता है। तो ऐसे जो कोलाइड हैं वो क्या कहलाते हैं, संगुणित या सहचारी या मिसेल अणु का यहाँ पे निर्माण हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, वह ताप जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप या क्राफ्ट ताप। वह ताप जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप या क्राफ्ट ताप। क्या कहते हैं, क्रांतिक ताप या क्राफ्ट ताप। उसके बाद अपन कहेंगे वह सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है या मिसेल प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं CMC। वह सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, CMC, जिसे अपन कहते हैं क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या कहते हैं हिंदी में, क्रांतिक मिसेल सांद्रता।
इंग्लिश में कहते हैं अपन क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन। तो वह सांद्रता जिस पर मिसाइल का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल मिसाइल कंसंट्रेशन या क्रांतिक मिसाइल सांद्रता। ठीक है, इसके बाद अपन कहते हैं साबुन तथा अपमार्जक का जो विलयन है वो किसके अंतर्गत आता है, संगुणित सहचारी मिसाइल के अंतर्गत। क्या कह रहे हैं हम, साबुन या अपमार्जक का जो विलयन है वह क्या कहलाता है, संगुणित सहचारी मिसाइल कहलाता है। अब यहां से अपन कहते हैं जो साबुन का विलयन है उसकी सांद्रता 10⁻⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर। साबुन के विलयन की सांद्रता 10⁻⁴ से 10⁻³ के बराबर होने, मोल प्रति लीटर होने पर वह जो विलयन है वो क्या कहलाता है, संगुणित सहचारी मिसाइल। मतलब क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन अपना है कि साबुन का मिसाइल प्राप्त करने के लिए कितनी सांद्रता की आवश्यकता होती है या सीएमसी का मान कितना होता है, तो हम क्या कहेंगे 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर सांद्रता की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके बाद कितने अणु हो सकते हैं इसमें साबुन के, इसमें जो अणुओं की संख्या है लगभग 100 के बराबर या 100 से थोड़ी बहुत अधिक भी हो सकती है, 100 या 100 से अधिक हो सकती है। किसकी संख्या, साबुन के कणों की संख्या जिसके अंतर्गत मिसाइल का निर्माण होता है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट अपना क्लियर हो गया यहाँ पे कि मिसाइल का निर्माण कैसे होता है। सीधा सा है, कम सांद्रता युक्त विलयन क्या कहलाता है, बदलवकटी तरह कार्य करेगा। सांद्रता बढ़ाएंगे तो मिसाइल का निर्माण हो जाएगा। वह ताप जिस पर मिसाइल का निर्माण होता है क्रांतिक ताप, क्राफ्ट ताप कहलाता है। और वह सांद्रता जिस पर मिसाइल का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रांतिक मिसाइल सांद्रता। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसी के अंतर्गत, इसकी बात करेंगे इसी के अंतर्गत मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि, क्योंकि हमने तीसरा पॉइंट पढ़ा है मिसाइल, तो उसी के अंतर्गत बात कर रहा हूं मैं मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि। देख लो, वैसे तुमने पढ़ी होगी मिसाइल 10th क्लास में अपना आता है। मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि क्या होती है सुन लें। हम ये कहते हैं कि जो साबुन है, साबुन अपना क्या होता है, सोडियम या पोटेशियम कार्बोक्सिलेट लवण, सोडियम तथा पोटेशियम आयनों के कार्बोक्सिलेट जो लवण हैं वो क्या कहलाते हैं, साबुन कहलाते हैं। ठीक है, और सल्फोनेट जो लवण हैं वो क्या कहलाते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं सोडियम या पोटेशियम आयनों के कार्बोक्सिलेट जो लवण है वो क्या कहलाते हैं, साबुन। सूत्र अपन लें C17H35 COO Na प्लस माइनस, ये किसका सूत्र है, साबुन का। हम क्या पढ़ रहे हैं, मिसाइल निर्माण की क्रियाविधि। ये किसका सूत्र है, साबुन। इसका नाम होता है सोडियम, क्या नाम होता है, सोडियम स्टीयरेट। क्या नाम होता है, सोडियम स्टीयरेट। इसमें अपन देखें इस यौगिक में पॉजिटिव और नेगेटिव दो पार्ट मिल रहे हैं और हमें पता है ये एक प्रकार का क्या है, लवण है। क्या है, एक प्रकार का लवण। और जब किसी लवण को जल में घोला जाता है तो वह आयनों में विभक्त हो जाता है। तो उसके अंतर्गत एक पॉजिटिव आयन बनेगा और एक क्या बनेगा, नेगेटिव आयन। तो यहां से अपन क्या करेंगे, अगर इसको अपन जल में घोलें तो बनेगा क्या, C17H35 COO माइनस और प्लस में क्या बनेगा, Na+। ये तो क्लियर है, क्योंकि ये एक प्रकार क्या है, साबुन है। जब साबुन को जल में घोला जाएगा तो दो प्रकार की स्थिति मिलेंगी, एक पॉजिटिव आयन मिलेगा और एक क्या बनेगा, नेगेटिव आयन मिलेगा। अब इसके बाद अब यहाँ पे ये जो दोनों आयन हैं वो किस में आ गए, विलयन में। और जब विलयन में आते हैं तो उसके आधार पर अपन देखेंगे मिसाइल का निर्माण कैसे होगा। अब यहां से अपन क्या करेंगे, सोडियम आयन तो विलयन में चले गए, लेकिन एक ये पार्ट है, कौन सा पार्ट है ये, C17H35 COO-। ये जो भाग है ये ऋणावेशित भाग है। इस ऋणावेशित भाग के भी दो सिरे होते हैं। इस ऋणावेशित भाग के भी क्या होते हैं, दो सिरे। एक तो आयनिक सिरा है,
एक सिरा कौन सा है, आयनिक, और एक सिरा कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। दो सिरे हैं, एक तो सिरा कैसा है, आयनिक सिरा है, एक सिरा कौन सा है, हाइड्रोकार्बन। जो आयनिक सिरा है उसको हम क्या कह देते हैं, ध्रुवीय सिरा। क्या कहते हैं, ध्रुवीय सिरा। और जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है उसको क्या कहते हैं, अध्रुवीय सिरा। ठीक है भाई, सीधा सा है, दोबारा से सुनाए। ये साबुन है, साबुन को जल में घोला, ये आयनों में विभक्त हो गया, एक धनावेशित आयन बनेगा, एक ऋणावेशित आयन बनेगा। इनमें से धनावेशित जो वो ऋणावेशित जो आयन है उसके दो भाग होते हैं, दो सिरे होते हैं। एक आयनिक सिरा होता है जिसे ध्रुवीय सिरा कहा जाता है, एक हाइड्रोकार्बन सिरा होता है जिसे अध्रुवीय सिरा कहा जाता है। इसको अगर अपन एक संरचना के रूप में लिखें तो इस प्रकार से अपन बना सकते हैं। यहां पे अपन ने क्या लगा दिया, माइनस। ये सिरा हाइड्रोकार्बन चेन है, ये नेगेटिव या आयनिक सिरा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको तो क्या कहते हैं, हेड, और इसको क्या कहा जाता है, टेल। एक सिरे को, हाइड्रोकार्बन सिरे को अपन क्या कहते हैं, टेल, और नेगेटिव वाले सिरे को अपन क्या कहते हैं, हेड। ठीक है, अब यहां पे क्या होता है, ये एक अणु ही तो है, ये क्या है, एक प्रकार का अणु है या आयन है। अब ऐसे अगर आयन है वह उस जलीय विलयन में अनेक संख्या में जुड़ जाए, मिल जाए, तो वहां पर मिसेल का निर्माण हो जाएगा। मतलब क्या कह रहा हूं मैं, इस प्रकार के अणु यदि अनेक संख्या में मिल जाते हैं तो वहां संगुणित होकर के मिसेल का निर्माण होता है। कैसे होता है, तो यहां पर अपन देखें कि जब मिसेल का निर्माण होता है तो इसका ऋणावेशित भाग या आयनिक भाग या ध्रुवीय सिरा जल की तरफ होता है, और जो धनावेशित भाग है वो किसकी तरफ होता है, या हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो कहां होता है, जल से दूर। देखो मिसेल बना रहा हूं मैं, यहां से अपन कहते हैं जैसे पूरा मिश्रण है, पूरा विलयन है, उस विलयन में चारों तरफ क्या है, जल विद्यमान है, तो वहां पे ये कण कैसे विद्यमान होते हैं, ये कैसे उपस्थित होते हैं, उसमें क्या होता है, इनका जो नेगेटिव सिरा है वो चारों तरफ ऊपर की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, और बाहर की तरफ क्या उपस्थित होता है, जल। और इसका जो हाइड्रोकार्बन वाला सिरा है वो किसकी ओर उपस्थित होता है, सेंटर की ओर, केंद्र की ओर। और जो केंद्र की ओर है तो ये कैसा सिरा है, जल विरागी, क्योंकि केंद्र में जल उपस्थित नहीं होता, कहां उपस्थित होता है, इसके चारों ओर। तो ये सिरा जल की ओर है, इसको हम क्या कहते हैं, जल स्नेही। और ये सिरा जल से दूर है, इसको हम क्या कहते हैं, जल विरागी। तो इस प्रकार ये एक संरचना, एक गोलाकार संरचना का निर्माण यहाँ पे होता है, जिससे हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं। क्या कहा जाता है, संरचना को मिसेल कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पर देखें विभिन्न अणु मिल रहे हैं ना, एक अणु मिलकर के मिसेल बना रहा है क्या, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 अणु परस्पर जुड़ रहे हैं, और जिनकी सांद्रता या जिनका आकार कोलाडी सीमा के अंतर्गत आता है, तब जाके मिसेल का निर्माण होता है। तो इस प्रकार होती है मिसेल निर्माण की क्रियाविधि, मिसेल का निर्माण कैसे होता है। ठीक है भाई, इसके बाद एक छोटा सा पॉइंट इसी से संबंधित है, वो है साबुन शोधन क्रिया। क्या है, साबुन शोधन क्रिया, कि साबुन को यदि जल में डाल दें और उसमें एक गंदगी वाला कपड़ा डाल दें तो वो कपड़ा साफ हो जाएगा या नहीं होगा। शोधन का मतलब है सफाई करना, किसके माध्यम से, साबुन के द्वारा। तो इसको अपन क्या कहते हैं, साबुन शोधन क्रिया। देखो होती कैसे है, माना कि एक पात्र लिया हमने, क्या लिया, एक पात्र, उसमें हमने क्या लिया है, जल, उसके अंदर हमने क्या डाल दिया, साबुन। तो ये विलयन कैसा हो गया, साबुन का विलयन। ठीक है, इसमें हमने क्या डाल दिया, एक कपड़ा डाल दिया, कपड़े की सरफेस है ये, इस कपड़े की सरफेस पे क्या है, डॉट लगे हैं, गंदगी की बूंदें उपस्थित हैं। अब हमें ये पता है इस मिश्रण में ये साबुन टूटेगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव वाले पार्ट मिलेंगे, तो एक तो ये मिलेगा हाइड्रोकार्बन सिरा और नेगेटिव पार्ट, एक सोडियम आयन चला जाएगा। इस वाले भाग में
जो नेगेटिव वाला भाग है और एक हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, ये क्या करेंगे, इस सिरे पर या इस जो डॉट है, जो गंदगी की बूंद है, इस पर किस प्रकार से जुड़ेंगे, इस प्रकार से। कैसे जुड़ेंगे, ऐसे। मतलब इसका हाइड्रोकार्बन वाला सिरा तो ड्रॉप की तरफ होता है और नेगेटिव सिरा किसकी तरफ होता है, जल की तरफ। आगे हम बात करें, माना कि इस बूंद को अपन इतना बड़ा आकार देते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोकार्बन सिरा तो इस बूंद की ओर है और नेगेटिव किसकी तरफ है, जल की ओर। आगे क्या होता है, धीरे धीरे ये जो जल की बूंदें हैं या ये जो ड्रॉप है ना, जो गंदगी की बूंद है, वो क्या आती है, थोड़ी सी ऊपर आ जाती है। इस पे जो कण है, जो किसके कण है, साबुन के, वो क्या होते हैं, इसको और ज्यादा घेर लेते हैं। मतलब यहाँ तो बाहर क्या है, जल है, तो यहाँ पे जो साबुन के कण हैं वो इस ड्रॉप को या गंदगी की बूंद को धीरे धीरे उस कपड़े की सतह से जल की ओर खींचते हैं। क्या करते हैं, जल की ओर खींचेंगे। अब देखो पहले तो बूंद कहाँ थी, इसके अंदर थी, अब धीरे धीरे क्या हो गई, थोड़ी बाहर आ गई। अंत में क्या होता है कि जो जल की बूंद है, वो अपनी गंदगी की बूंद है, वो पूरी तरह से कहा जाती है इस विलियन में, और इसके चारों ओर क्या उपस्थित हो जाते हैं, साबुन के कण विद्यमान हो जाते हैं। और ये कण अगर उपस्थित हो जाएंगे तो इस प्रकार से अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे एक राउंडेड संरचना का निर्माण होगा। इस राउंडेड संरचना में सेंटर पे क्या होता है, गंदगी की बूंद उपस्थित होती है और इसका एक नेगेटिव भाग है, वो इसके चारों ओर एक मिसेल का निर्माण कर लेता है। तो इस मिसेल के द्वारा जो ड्रॉप है वो कपड़े की सतह से पूरी तरह से कहां चली जाती है, जल में चली जाती है, और कपड़ा एक साफ या एक सही रूप में या सफाई के रूप में प्राप्त हो जाता है, या कपड़ा कैसा हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या कहते हैं इसको, साबुन शोधन की क्रिया। यदि मिसेल का निर्माण नहीं होता तो इस कपड़े की सतह से गंदगी की बूंद नहीं हटती। तो गंदगी की बूंद कब हटती है, जब साबुन के जो कण हैं इस बूंद पर क्रिया करते हैं और धीरे धीरे बूंद जल की ओर खिंचती जाती है। अंत में मिसेल की संरचना का निर्माण होता है और कपड़ा पूरी तरह से साफ हो जाता है। तो ये क्या कहलाती है, साबुन शोधन क्रिया। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है यहाँ पे कोलाड का वर्गीकरण। दो आधार पढ़े हैं, द्रव स्नेही, द्रवरागी, एक आधार के अकॉर्डिंग, तो एक संख्या के अकॉर्डिंग, बहुआण्विक, बृहदाण्विक। इसके अलावा तीसरा क्या होता है, सहचारी, संगुणित या मिश्र। तो मिश्र निर्माण कैसे होता है और उसकी शोधन क्रिया क्या होती है, ये सब पॉइंट अपन ने इसके अंतर्गत पढ़े हैं। तो आज का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है इस टॉपिक को, इस वीडियो को कम से कम 2 बार अपन देखें, क्योंकि ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाला पार्ट है और तभी से आगे वो क्लियर हो पाएगा। तो आज का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।